मेरी मौसी की शादी मेरी अपनी सहेली के चाचा के साथ हुई थी और मैं भी उन्हें चाचा ही कहती थी और यह रिश्ता मेरी माँ ने करवाया था। मेरी दोस्त भी बारात में आई हुई थी। हम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। मेरी दोस्त का नाम प्रिया है। शादी की सारी रस्में तो हो चुकी थी, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। मगर मुझे नहीं पता था कि इस घर पर इतनी बड़ी कयामत टूटने वाली है। जब मैं शादी के हंगामों में मग्न थी तो अचानक मेरी माँ ने मेरा हाथ खींचा और मुझे एक कमरे में ले गई। उनकी आंखों में डर सा था, एक दहशत थी, ना जाने क्या कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। वह इधर उधर देख रही थी जैसे कोई बहुत ही राज की बात हो और किसी को बताना नहीं चाह रही हो। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। परेशानी की वजह से उन्हें दिसंबर के महीने में भी पसीना आ रहा था, लेकिन ऐसी भी क्या परेशानी थी, मैं यह दिल में सोच रही थी। आज मेरी मौसी की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने इस शादी का बहुत इंतजार किया था। मौसी की शादी किसी और से नहीं बल्कि मेरी अपनी दोस्त के चाचा से हुई थी। सारी रस्में हो चुकी थी, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई थी। जब मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या आप मौसी की विदाई की वजह से परेशान हैं? मम्मी ने कहा, हाँ मैं उसी की वजह से ही परेशान हूँ, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया है। मैंने पूछा, क्या हो गया है? मैं भी मम्मी को परेशान देखकर परेशान हो गई तो उन्होंने मेरे कान में एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरी माँ कह रही थी वह सच था। मेरी मौसी शादी के बाद कहीं गायब हो गई थी। मेहमान घर में मौजूद थे। विदाई के लिए मौसी को कमरे के बाहर लेने आ गए थे और इधर हम पर यह कयामत टूट पड़ी थी। मेरे नाना की इज्जत पर बात बन आई थी। वह पहले से ही दिल के मरीज थे। वह थोड़ी सी भी तकलीफ और परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अभी अभी तो वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए थे, महीना ही हुआ था। नाना का घर मेहमानों और बारातियों से भरा पड़ा था और अब यह मुसीबत सर पर आ पड़ी थी। मैंने प्रिया के चाचा की तरफ देखा जो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। चाचा की उम्र 26 साल थी और मेरी मौसी की उम्र 24 साल। मेरी दोस्त के चाचा ने मेरी मौसी को हमारे घर देखा और पसंद कर लिया। अक्सर मेरी दोस्त को उसके चाचा ही हमारे घर छोड़ने आते थे और इस तरह यह रिश्ता हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी मौसी इस शादी से कुछ खास खुश नहीं थी। मेरी माँ और मौसी के बीच कुछ झगड़े भी हुए थे इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मैं अपनी दुनिया में मग्न थी। मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी उम्र ही ऐसी थी कि इन चीजों पर इस उम्र में किसी लड़की का ध्यान नहीं जाता। इस उम्र में हर लड़की खुश रहना चाहती है, तो मैं भी खुश थी अपनी जिंदगी में। 7 साल की लड़की को भला क्या दिलचस्पी हो सकती थी घर के मामलों में। लेकिन यह बात सुनकर तो मैं भी परेशान होकर रह गई थी कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रिया के चाचा बहुत खुश थे। चाचा बाहर कहीं एक कंपनी में जॉब करते थे और अब शादी करने के लिए वापस आए थे। उन्होंने मौसी को पसंद कर लिया था और सबसे ज्यादा इस रिश्ते से मैं खुश थी कि चाचा और मेरी मौसी एक हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यह खुशी कुछ ही पल की है और मुझ पर कितनी बड़ी कयामत टूटने वाली है। मम्मी ने जो बात मुझसे कही थी उसे सुनकर तो मेरी आत्मा कांप गई थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि घर मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम्हारे नाना जी की भी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे दुल्हन के कपड़े पहनकर चाचा के साथ विदा होना है। मैंने अपनी माँ से कहा कि आप होश में तो है, आपको कुछ तमीज है या नहीं? आपको अंदाजा है कि आप क्या कर रही हो? वह मेरे चाचा जैसे हैं। इस काम के लिए आपको मैं ही नजर आई थी सारे बारातियों में से। अगर तुम्हें मौसी की जगह किसी और को विदा करना ही है
तो आप किसी और को देखिए। मैंने गुस्से से मम्मी से कहा, मैं तो उनकी भतीजी जैसी हूँ, मुझे अफसोस हो रहा है आपकी इतनी घड़िया सोच पर। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं किससे कहूँ। यह बात फैल गई तो तुम्हारे नाना की और तुम्हारी दोस्त के चाचा की बदनामी होगी। अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि दुल्हन फेरों के बाद भाग गई है, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तुम्हारी मौसी शादी वाला लहंगा फेंक कर कपड़े चेंज करके घर से भाग गई है। प्लीज तुम थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं तुम्हारी मौसी को ढूंढ कर ले आऊंगी। मुझे पता है कि वह कहाँ गई होगी, वह अपने पुराने आशिक के पास गई होगी। मुझे उसके आशिक के घर का पता है, बस थोड़ा सा ड्रामा ही तो करना है। तुम थोड़ा सा ड्रामा कर लो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ, बस थोड़ा सब्र करो मेरे साथ। मुझे बहुत दुख हो रहा था प्रिया के चाचा के लिए। मुझे मौसी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था और नाना की तरफ से भी परेशानी हो रही थी। मम्मी ने मुझसे कहा कि सिर्फ खानदान की इज्जत की ही फिक्र नहीं है मुझे, बल्कि तुम्हारे नाना की जिंदगी की भी फिक्र है। बड़ी मुश्किल से वह अस्पताल से आए हैं, अब फिर से अस्पताल चले जाएंगे। अगर उन्हें यह बात पता चल गई तो फिर बहुत गलत भी हो सकता है। मेरी माँ यह कहकर रोने लगी और उन्हें रोता देखकर मेरा दिल भी नर्म हो गया। लेकिन वह मुझसे जो करने के लिए कह रही थी वह मैं नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे कदमों में पड़ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि वह किसी को यह बात नहीं बताना चाहती। अब नाना नानी की इज्जत मेरे हाथ में है। बाहर से आवाज आ रही थी कि विदाई की तैयारी करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। माँ ने जबरदस्ती मेरा हाथ खींचा और मुझे मौसी के कमरे में ले गई और मुझसे कहा कि जल्दी से यह लहंगा पहन लो। मैं और मेरी माँ बहुत मजबूर थे। नाना नानी की इज्जत बचाने के लिए मैंने लहंगा पहा और घूंघट कर लिया। बाहर से लगातार दरवाजा बजाया जा रहा था कि दुल्हन को जल्दी बाहर लाओ, विदाई का समय निकला जा रहा है, सबको अपने अपने घर भी जाना है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा ही लिया। दरवाजा खुल चुका था। मम्मी ने मेरा हाथ थाम लिया और सब मुझे विदा करने के लिए आ गए। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे विदा कर दिया गया और जब गाड़ी में बैठने लगे तो मम्मी ने कहा मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। इस तरह माँ ने चालाकी करके मुझे चाचा के साथ नहीं बैठने दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। यह कैसी बेबसी थी हम माँ बेटी की, और मौसी ने हमारे साथ कितना बुरा किया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वह हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डालकर खुद अपने आशिक के पास चली गई थी, वह भी सारी रस्मों के बाद। अगर रस्मों से पहले जाती तो कोई बात भी बनती, लेकिन शादी करने के बाद क्या तुक बनती थी यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। सोचती हूँ कि कुछ लोग कितने खुदगर्ज होते हैं, अपने मकसद के लिए यह तक नहीं सोचते कि उनके पीछे उनके घर वालों का क्या हाल होगा। मुझे माँ ने अपने साथ गाड़ी में बैठाया। सब कह रहे थे कि बहुत अजीब लग रहा है, दुल्हन को दूल्हे के साथ होना चाहिए। माँ ने कहा कि दुल्हन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रही हूँ। चाचा ने भी कहा कि दुल्हन की तबीयत सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी माँ मुझे पकड़कर चाचा के कमरे में लेकर आई। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अब आगे क्या होने वाला था मुझे नहीं पता था। माँ ने सब मेहमानों से कहा कि दुल्हन के कमरे में ना जाए, उसे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं, वह सो रही है। इस तरह कमरे में कोई नहीं आया था। काफी रात हो गई थी तो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मेहमान सोने के लिए चले गए। मम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कुंडी लगा दी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जा रही हूँ तुम्हारी मौसी को ढूंढने, मेरे वापस आने तक घूंघट किए रखना। मैं प्रिया के चाचा से कोई ना कोई बहाना बना दूंगी और उनको बाहर रोक लूंगी किसी बहाने से।
तब तक मैं अपनी बहन को ढूंढने जाती हूँ। मुझे अपनी माँ का दुख हो रहा था, वह बेचारी कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। मौसी की वजह से सिर्फ वही नहीं, हम सब भी फंस चुके थे, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी सिवाय मेरे और मेरी माँ के। ना जाने चाचा से क्या बहाना बनाकर मेरी माँ ने उन्हें बाहर रोक लिया था, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाहर उनकी बातें करने की आवाजें आ रही थी, वह कुछ बहस कर रहे थे। फिर चाचा ने कहा, ठीक है मैं नहीं जाता कमरे में अभी, जरूर माँ ने कोई बहाना बनाया होगा कि चाचा मान गए थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे तसल्ली हो गई थी कि चाचा कमरे में नहीं आएंगे। मेरी माँ अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ी, मुझे इस हालत में छोड़कर, और मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। काफी देर तक मैं परेशानी से जागती रही, सारे दिन की थकावट थी, मेरी आंखें बोझल होती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से खुद को जगा कर रखा हुआ था, लेकिन अब मैं और नहीं जाग सकती थी। नींद पूरी तरह से मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब और किस समय नींद की आगोश में चली गई। सच कहते हैं, नींद तो सूली पर भी आ जाती है, सो मैं भी एक तरह से सूली पर लटकी हुई थी और सो गई थी। मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे आसपास का कोई होश ही नहीं था। अचानक मुझे नींद में महसूस हुआ कि कोई मुझे झंझोड़ कर मुझे जगा रहा है। मैं आंखें मलती हुई उठी तो सामने प्रिया के चाचा को देखकर मेरी रूह कांप गई थी और मुझे देखकर उनके सर पर आसमान गिर गया था। यह इतना अजीब मंजर था कि मेरा दिल कर रहा था कि अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। चाचा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और मैं खड़ी हो गई लहंगा संभालते हुए। चाचा ने ना समझी वाले अंदाज में मुझे देखा। उन्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अपनी दुल्हन की जगह देखकर उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही प्रिया के चाचा ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मार दिया। उनका थप्पड़ इस कदर जोरदार था कि मैं नीचे जमीन पर गिर गई थी। एक झटके से मैंने दुख से चाचा की तरफ देखा और अपने गाल पर हाथ रखा जो थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। चाचा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया और फिर पूछा कि मैंने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की है, क्यों मैं उनकी दुल्हन की जगह आकर बैठ गई हूँ। वह मुझे झिंझोड़ कर मुझसे सवाल कर रहे थे। उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं बोलती भी तो क्या बोलती कि कितनी शर्मनाक हकीकत थी। मैं खुद शर्मिंदा हो रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी दुल्हन के कपड़े पहनकर तुम मेरे बेड पर बैठी हुई हो। तुम्हें कुछ शर्म है या नहीं? मैं तुम्हारा चाचा जैसा हूँ, मैं तुम्हें प्रिया की तरह प्यार करता हूँ। तुम्हें कुछ एहसास भी है? क्यों किया यह सब तुमने? और मेरी पत्नी कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी मौसी? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? चाचा ने गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए, वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। उनकी पत्नी कहाँ थी? उन्हें इस बात से भी शायद इतनी परेशानी नहीं थी जितनी अपनी पत्नी की जगह मुझे देखकर उन्हें हुई थी। मैं उनकी हालत समझ रही थी, जो उनकी हालत थी वही मेरी भी हालत थी। वह गुस्से से पागल हुए जा रहे थे और मैं शर्मिंदगी से। यह ऐसा मंजर था जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे किसी बड़ी मुसीबत में अकेली छोड़कर जा चुकी थी। मैं मौसी को कभी माफ नहीं करने वाली थी इस हरकत के लिए। मैंने कहा भाग गई है आपकी पत्नी अपने पुराने आशिक के साथ,
और मेरी माँ अपनी और आपकी इज्जत बचाने के लिए मुझे यहाँ बैठा कर चली गई है। मौसी को ढूंढने के लिए मैंने रोते हुए कहा और मैं लगातार रो रही थी। चाचा अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और यह कपड़े चेंज करो। मैंने कहा मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर मेहमान है। आप प्रिया के कमरे से मुझे मेरे कपड़े लाकर दो। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो बहुत आ गया था, लेकिन जो भी था मुझे कपड़े चेंज करने थे। वह प्रिया के कमरे में चले गए। वह सोई हुई थी। मैंने चाचा को बता दिया था कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं और वह छुपते छुपाते मेरे कपड़े वहां से ले आए। मैं उस सूट को लेकर वॉशरूम में चली गई और वह कपड़े चेंज किए। मैं इतनी रो रही थी कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना कभी नहीं रोई थी। बाहर कुछ मेहमान बैठे हुए थे, मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मैं भी चाचा के सामने बैठ गई। चाचा फूट फूट कर रोने लगे। बेपसी से मैं उनकी हालत समझ सकती थी। मैंने उनसे कहा कि चाचा आप ना रोए, मौसी आ जाएगी। मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा नहीं है जरूरत मुझे तुम्हारी मौसी की, मैं उसे शरीफ लड़की समझकर पसंद कर बैठा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह शादी के बाद मेरे मुंह पर कालक मल कर किसी और के साथ भाग जाएगी। और मुझे तुम्हारी माँ से यह उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी दुल्हन की जगह तुम्हें बैठा देगी। अपनी पत्नी को तो शायद मैं माफ कर भी दूं, लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, जिसने अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया, उसकी जगह तुम्हें बैठा दिया। यह बात मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, लेकिन मैं समझ सकती थी जो उन पर गुजर रही थी वही मुझ पर गुजर रही थी। मेहमान सब सो चुके थे। रात का 1 बज रहा था। अचानक दरवाजा खुला और मैंने देखा कि एक चादर में एक लड़की मेरी माँ के साथ खुफिया तरीके से अंदर आई। तो मैं और चाचा समझ गए कि वो कौन है। मेरी माँ ने कहा कि आ गई है तुम्हारी मौसी। इस कमरे में प्रिया के चाचा को देखकर मेरी माँ समझ चुकी थी कि उन्हें सब पता चल गया है। मेरे चेंज किए हुए कपड़े उन्हें सारी कहानी बता रहे थे। चाचा की हालत भी मम्मी देख चुकी थी। मैं आपको इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आपकी बहन भाग गई थी तो उसमें इस लड़की का क्या कसूर था? आपको अगर अपनी बहन को ढूंढना ही था तो ढूंढ लेती। इसको क्यों इस परीक्षा में डाल दिया आपने? इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 7 साल में उसे अपनी बेटी समझता हूँ और आपने मेरी बेटी के साथ यह सब किया। मेरे दिमाग की नसें फटी जा रही थी यह सोच सोच कर। एहसास है आपको कि जब मैं कमरे में अंदर आया और मैंने अपनी दुल्हन की जगह तुम्हारी बेटी को पाया तो मेरे दिल पर किस तरह से खंजर चले थे, आप समझ नहीं सकती। तो चाचा गुस्से से पागल हो रहे थे और मम्मी से कह रहे थे कि इस लड़की को क्यों लेकर आई है आप यहाँ? मुझे उसे अपने साथ नहीं रखना है। मैं भला कैसे उस लड़की को अपने साथ रख सकता हूँ जो शादी के बाद भाग गई थी अपने आशिक के साथ? प्रिया के चाचा ने मौसी की तरफ देखते हुए कहा। उन्होंने अपना चेहरा एक कपड़े से छुपाया हुआ था। उन्होंने अपने चेहरे से वह कपड़ा हटा दिया। मौसी ने कहा कि मैं भागी नहीं थी, मुझे किडनैप किया गया था। मैं उस लड़के से संबंध खत्म कर चुकी थी। मैं उसकी असलियत पहचान गई थी, इसीलिए मैंने आपसे शादी की हामी भरी। मैं आपसे शादी करने पर बहुत खुश थी, लेकिन मैं फेरों के बाद जैसे ही अपने कमरे में कुछ जरूरी काम से गई तो लड़का वहीं मौजूद था और गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ चलने को कहा और कहा कि अगर मैं नहीं गई तो वह आपको जान से मार देगा। मुझे आपकी जान का डर था, मजबूरन मुझे उसके साथ जाना पड़ा, लेकिन वहां से भी मैं बच बचा कर निकल आई और रास्ते में मुझे दीदी भी मिल गई। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उनकी इज्जत को दागदार कर दिया है। पापा की क्या हालत है,
यह मुझे अच्छे तरीके से पता है। मैं उन सबको आजमाइश में छोड़कर चली गई तो मैंने उन्हें भी सारी सच्चाई बता दी और मैं आपको भी सारी सच्चाई बता रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं उस आदमी की बातों में आ गई थी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि वह इंसान नहीं बल्कि एक हैवान जैसा है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। वह लगातार मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैं उसके ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रही थी। लेकिन शादी के बाद में सच में बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर वह एक सरफिरा इंसान था, वह कुछ भी कर सकता था। इतने सारे मेहमानों में हमारी बदनामी होती, मुझे पता था कि मेरे पीछे मेरी दीदी बात बना देगी, वह मेरी जगह किसी को बैठा देगी बदनामी के डर से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरी भांजी को ही बैठा देगी। मौसी ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चाचा का भी दिल बुरा हो गया था। भला एक मर्द जिसे पता हो कि शादी से पहले उसकी पत्नी का किसी के साथ चक्कर है, तो वह क्यों उस लड़की को अपनाएगा। इतना बड़ा हादसा हो गया और हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं था। चाचा मुझे प्रिया की जितनी ही मोहब्बत करते थे। मैंने उनसे कहा कि मौसी को माफ कर दो, उनसे गलती हो गई है। गलती तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास था और वह भागी नहीं थी। उन्हें किडनैप किया गया था। मैंने रोते हुए चाचा से कहा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तुम प्रिया के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं देख लूंगा सब। लेकिन मैंने कहा जब तक आप मौसी को माफ नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। मैं लगातार रो रही थी। चाचा कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे। खैर मैं कमरे में आकर प्रिया के बराबर में आकर चुपचाप सो गई, लेकिन नींद में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं सुबह उठी तो प्रिया ने मुझसे कहा कि तुम कल से कहाँ हो। मैंने आंटी से भी पूछा था, लेकिन उन्हें भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, और तुम मेरे कमरे में कब आए मुझे तो पता ही नहीं। मैंने प्रिया से कहा मैं नानी के घर ही थी, नानी के साथ, क्योंकि माँ तो यहाँ आ गई थी मौसी के साथ, इसलिए मैं कल रात को पापा के साथ आ गई थी। और फिर मैंने तुम्हारे कमरे में आकर देखा तो तुम सोई हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर चुपचाप सो गई थी। उसके बाद हम दोनों कमरे से बाहर आए। सब कुछ नॉर्मल था। रात को जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला और इस तरह हम सब की इज्जत बच गई। लेकिन शादी की पहली रात ही प्रिया के चाचा और मौसी के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मैंने सुबह देखा तो चाचा का मूड खराब था, वह बहुत उदास लग रहे थे। मौसी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। फिर से मेहमान आ गए थे और मेहमानों के सामने तो सबको ड्रामा करना था, तो हम चारों ने ड्रामा करना शुरू कर दिया मेहमानों के सामने। और हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इज्जत सबसे ऊपर होती है। मुझे आज एहसास हो गया था, मोहब्बत कुछ नहीं होती, जो कुछ भी होती है इज्जत होती है। हाँ, अगर मोहब्बत की कोई हकीकत है भी तो वह भी इज्जत के बाद ही आती है। सबसे पहले इज्जत है, और अगर इज्जत ना रहे तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता। जो कुछ भी हुआ हम सबकी इज्जत बच गई थी, लेकिन अंदर से हम सब बहुत उदास थे। काफी साल प्रिया के चाचा और मौसी के बीच बातचीत बंद रही। वह दोनों सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आपस में बात करते थे, और मौसी बताती थी कि जैसे ही सोने के लिए हम कमरे में जाते थे तो रात को चाचा दूसरे कमरे में चले जाते थे। चाचा से मौसी का वजूद अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह रात को दूसरे कमरे में सोते थे कि वह तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चले जाते थे जब सब घर वाले सो रहे होते थे। यह सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मुझे अपनी मौसी का भी दुख था और प्रिया के चाचा का भी दुख था। मौसी की छोटी सी गलती कितनी बड़ी परेशानी ले आई थी।
आज उनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्ते की दरार खत्म होती चली गई और चाचा को किसी तरह से मौसी ने मना लिया था। मौसी बहुत खूबसूरत थी, ज्यादा साल प्रिया के चाचा उनसे दूर ना रह सके। आज उनका एक प्यारा सा बेटा भी हो चुका है, लेकिन मौसी मुझसे कहती है कि मुझे प्रिया के चाचा ने अपने घर में जगह दी है, लेकिन आज भी मैं उनकी नजरों में गिरी हुई एक औरत हूँ। लोगों के सामने वह मुझे इज्जत देते हैं, लेकिन वह दिल से मेरी इज्जत नहीं करते। मेरी एक छोटी सी गलती ने कितना कुछ खराब कर दिया था। काश मैं यह सब ना करती तो आज इज्जत से रहती। चाचा ने मौसी को दिल से माफ नहीं किया था। शायद उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वह एक औरत की गलती को माफ कर सकते। उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए मौसी को अपने साथ रखा था। वह जितना कुछ कमा कर आए थे, बहुत सारा पैसा उन्होंने शादी पर खर्च कर दिया था। अब रोज रोज तो शादी होने से रही, लोग इज्जत और प्यार को औरत ही के साथ जोड़ कर रखते हैं। लेकिन सच यह है कि मर्द को डॉट ज्यादा फिक्र होती है अपनी इज्जत की। चाचा को यह भी फिक्र थी कि दुनिया क्या कहेगी कि उनकी पत्नी भाग गई थी। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। यह मामला बहुत नाजुक होते हैं। चाचा ने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। वह आज भी मौसी से दिल में नाराज है। काश चाचा भी अपना दिल बड़ा करते। जब औरत बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकती है मर्द की, तो फिर मर्द क्यों नहीं कर सकता। और यही मर्द चाहता है कि ऊपर वाला उसकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर दे, फिर वह औरत को क्यों माफ करने को तैयार नहीं होता। मैं बस इतना कहूंगी कि इस समाज के मर्दों को अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें जरूर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को ऑल कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।